हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। क्लास 12 माइक्रो इकोनॉमिक्स प्रीवियस लेक्चर से हमने स्टार्ट किया है और प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स पे डिस्कस किया था, जिसमें हमने बेसिक कंसेप्ट्स एंड मीनिंग ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ा था, डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स एंड डिफरेंसेस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स पे डिस्कस किया था। ओके, इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे स्कोप एज वेल एज सिग्निफिकेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। पहले हम डिस्कस करेंगे स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो पहले हम बात करेंगे अबाउट द स्कोप, मैक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप। स्कोप क्या होता है कि भाई मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या स्कोप क्या है, ये कहां तक की स्टडी कर सकता है और किन किन चीजों को ये एक्चुअली इंक्लूड करता है और किन चीजों को एक्सक्लूड करके चलता है। ठीक है, कहां तक इसकी रीच है, कहां तक इसकी पहुंच है, कहां तक ये एक्चुअली किस लेवल तक जाकर के स्टडी कर सकता है, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट स्कोप। ठीक, फाइन। अब आप देखें स्कोप के अंदर सबसे पहले होता है इसमें डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कोप है और किसी भी कंट्री का जो नेशनल इनकम है वो उस कंट्री के स्टैंडर्ड को, उस कंट्री की प्रोग्रेस को और वहां के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को शो करता है। ठीक है, हमने क्या कहा, डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम। अब देखिए इसका मैक्रो इकोनॉमिक्स का सबसे पहला स्कोप होता है कि ये आपकी कंट्री की, ये आपकी नेशनल इनकम को पढ़ता है, इंडिविजुअल इनकम को नहीं। नेशनल इनकम मींस इनकम ऑफ एंटायर नेशन, पूरे नेशन की इनकम। उस नेशनल इनकम में मेरी भी इनकम आ गई, आपकी भी इनकम आ जाएगी, आपके पेरेंट्स की भी इनकम आ जाएगी, हर वो बंदे की ओवरऑल इनकम को वो स्टडी करता है। और सिर्फ नेशनल इनकम को ही स्टडी करने के लिए बहुत सारे दूसरे फैक्टर्स अफेक्टिंग नेशनल इनकम से रिलेटेड जो भी फैक्टर्स होते हैं उन सबको भी ये स्टडी करेगा। जैसे उसमें सर्कुलर फ्लो क्या, अलग अलग टर्मिनोलॉजीज क्या, बिसाइड्स सारे एग्रीगेट्स ऑफ नेशनल इनकम एग्रीगेट्स। अच्छा, नेशनल इनकम जो होता है इसको शॉर्ट में हम बोलते हैं नेट नेशनल प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट। ऐसे ही बहुत सारे एग्रीगेट्स होते हैं जैसे जीडीपी, तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज आल्सो ऑफ एन एग्रीगेट ऑफ नेशनल इनकम। ये भी नेशनल इनकम का एक एग्रीगेट है। नेशनल इनकम वर्ड तो आपने कम सुना होगा, जीडीपी कंपैरेटिवली आपने ज्यादा सुन के रखा होगा। तो ये ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हुआ, नेट नेशनल प्रोडक्ट हुआ, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस हुआ, फैक्टर इनकम्स क्या होती हैं, ट्रांसफर इनकम्स क्या होती हैं, मींस ऑल अबाउट नेशनल इनकम। नेशनल इनकम के डिटर्मिनेशन में जितने भी फैक्टर्स होते हैं, all those factors will be the part of study of macroeconomics। तो ये हमारा macroeconomics का पहला स्कोप हुआ कि इसमें हम पढ़ते हैं about the determination of national income, individual income नहीं। individual income is a part of microeconomics। ये macroeconomics के स्कोप में ही नहीं है। यहाँ पर किसका है, पूरी इकोनॉमी को एज अ होल ये स्टडी करेगा और पूरी इकोनॉमी को एज अ होल में ये नेशनल इनकम को स्टडी करेगा। जीडीपी, जीएनपी एक्सेट्रा, ये सारी चीजें इसमें कंसिडर होंगी। सेकंड स्कोप है थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। देखिए इनकम जो है आपकी इकोनॉमी में ओवरऑल इनकम को स्टडी करता है। अभी मैंने बताई दी आपको कि ये नेशनल इनकम की स्टडी करता है, नेशनल इनकम ओवरऑल है। उसके बाद वी टॉक अबाउट द एम्प्लॉयमेंट। अच्छा, एम्प्लॉयमेंट में लॉर्ड कीन्स के बहुत सारे कंसेप्ट आए थे अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करने के। बिसाइड्स ये किसको और पढ़ेगा, पॉवर्टी को भी पढ़ेगा। भाई पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट से ही पॉवर्टी भी क्रिएट होती है। तो जितने भी एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट के रीजन है कि इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट क्यों क्रिएट होती है। जैसे मैं कहूं कि अगर इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड कम हो जाए और एग्रीगेट डिमांड कम होने से एग्रीगेट सप्लाई बढ़ जाएगी, मींस एक्सेसिव स्टॉक कंपनीज के पास बच जाएगा। अब जब कंपनीज के पास एक्सेसिव स्टॉक बच जाएगा तो वो फर्दर प्रोडक्शन को रोक देंगे। फर्दर प्रोडक्शन को रोक देंगे तो आगे अपना प्रोडक्शन बंद करने के लिए शॉर्ट रन में अपने जितने बहुत सारे एम्प्लॉइज को क्या करेंगे, फायर कर देंगे। और जब वो फायर करेंगे तो ऑटोमेटिकली अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी। जैसे अभी के सिनेरियो में आप देख सकते हैं कि हमारे आईटी इंडस्ट्रीज में बहुत सारे वर्कर्स को फायर किया जा रहा है। तो उसके पीछे रीजन क्या कि उनके पास काम कंपैरेटिवली कम है। तो जब उनके पास सप्लाई कम होगी तो नेचुरली वो अपने जो वर्कर्स हैं उनको क्या करेंगे, फायर करेंगे। तो ये जो रीजन है कि क्या है अनएम्प्लॉयमेंट के पीछे रीजन, दैट इज आल्सो द स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। थर्ड है हमारा थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल। ये है जनरल प्राइस लेवल और जनरल प्राइस लेवल से दो कंसेप्ट हमारे निकलेंगे, इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। देखिए जनरल प्राइस लेवल का मीनिंग होता है किस तरह से आपकी इकोनॉमी में किसी एक पूरी ओवरऑल जनरल प्राइस की क्या हालत है। मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया भी था कि भाई अगर आप कुछ ऐसे वेरिएबल्स हैं जिनको आपको मैक्रो में कांस्टेंट रखना पड़ेगा और माइक्रो में वेरी करना पड़ेगा, तो उसी में से एक जनरल प्राइस लेवल। तो हम ओवरऑल पूरे प्राइसेस को पढ़ते हैं। जनरल प्राइस लेवल मींस जितने भी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज है, ऑल प्रोडक्ट्स, प्राइसेस ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी। आपकी इकोनॉमी में जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, जितनी भी सर्विसेज है, उनकी प्राइसेस के बारे में बात करते हैं।
और इस जनरल प्राइस लेवल से हमारे दो कंसेप्ट क्रिएट होते हैं, फर्स्ट इज व्हाट इन्फ्लेशन एंड सेकंड इज व्हाट डिफ्लेशन। तो इसमें हमारे यहां पर बोलते हैं इन्फ्लेशनरी गैप एंड डिफ्लेशनरी गैप। आपकी इकोनॉमी में अगर एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाती है मान लें और सप्लाई कम रहती है, तो जब डिमांड बढ़ेगी और सप्लाई कम होगी तो मींस प्रोडक्ट डिमांड करने वाले ज्यादा और देने वाले कम है, तो बंदा क्या होता है उसमें ज्यादा पेमेंट करने को रेडी हो जाता है। तो उस केस में क्या हो जाता है, इन्फ्लेशनरी गैप क्रिएट हो जाती है। तो हम ये भी पढ़ेंगे इसमें, इसका स्कोप ऑफ स्टडी ये भी है कि कैसे आपकी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन क्रिएट होती है, किस तरह से महंगाई आपकी इकोनॉमी में बढ़ती है और उसको कंट्रोल कैसे किया जाता है, किस तरह से आपकी इकोनॉमी में डिफ्लेशनरी गैप क्रिएट होती है। डिफ्लेशनरी गैप मींस आपकी इकोनॉमी में जो जनरल प्राइस लेवल है प्रोडक्ट के वो डाउन होना स्टार्ट होते हैं, किस तरह से उसको कंट्रोल किया जाता है, क्या क्या उसके पीछे रीजंस हैं। तो जो भी जनरल प्राइस लेवल, इंडिविजुअल प्राइस लेवल की बात नहीं कर रहा मैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द जनरल प्राइस लेवल। आपकी इकोनॉमी में किसी भी प्रोडक्ट ओवरऑल इकोनॉमी में किसी भी ओवरऑल इकोनॉमी में प्रोडक्ट्स की जो जनरल प्राइस लेवल होती है वो कैसे बढ़ती है और या कैसे कम होती है, और उसके बढ़ने और घटने से जो गैप्स क्रिएट होते हैं इन्फ्लेशनरी एंड डिफ्लेशनरी गैप, तो वो एक्चुअली किस तरह से क्रिएट होंगे। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें रोल ऑफ गवर्नमेंट इन एन इकोनॉमी। आपकी इकोनॉमी में गवर्नमेंट का रोल क्या होगा। देखिए अगर हम इंडिविजुअल लेवल के ऊपर बात करें तो गवर्नमेंट के डिसीजंस का इंडिविजुअल लेवल पर इतना इंपैक्ट एक्चुअली नहीं होता जितना एग्रीगेट लेवल के ऊपर होता है। गवर्नमेंट जो बहुत सारे डिसीजंस लेती है तो उसका पूरा इंपैक्ट पूरी इकोनॉमी में पड़ता है, और नेचुरली जब पूरी इकोनॉमी पे इंपैक्ट पड़ेगा तो वो एक इंडिविजुअल पर्सन के ऊपर भी इंपैक्ट आएगा। तो रोल ऑफ गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट होता है गवर्नमेंट बजट। जो गवर्नमेंट के बजट होते हैं या गवर्नमेंट का जो सेंट्रल बैंक है उसके तरफ से जो मॉनेटरी पॉलिसी अडॉप्ट की जाती है, तो वो मॉनेटरी पॉलिसी का डिटर्मिनेशन, ऑल दीज आर द पार्ट ऑफ रोल ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट अगर बजट अच्छा बनाएगी, मींस अगर गवर्नमेंट ने कुछ अपने बजट में ऐसे प्रोविजंस किए जो आपकी इकोनॉमी में डिमांड को बढ़ाएंगे, तो नेचुरली आपकी इकोनॉमी क्या करेगी, ग्रो करती है। और अगर गवर्नमेंट के ऐसे प्रोविजंस है जो कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से नेगेटिव सेंटीमेंट वाले हैं, तो फिर इकोनॉमी ग्रो नहीं करती। तो पूरा गवर्नमेंट के बजट के ऊपर बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे अगर गवर्नमेंट किसी स्पेसिफिक कमोडिटी से इनडायरेक्ट टैक्स कम कर देती है, तो जब उसके ऊपर इनडायरेक्ट टैक्स कम होगा तो वो प्रोडक्ट मार्केट में सब सस्ता बिकेगा, और जब वो सस्ता बिकेगा तो नेचुरली उसकी डिमांड क्या होगी, इंक्रीज होगी। ये तो आप प्राइस थ्योरी के अंदर पढ़ ही चुके हैं कि कमोडिटी की प्राइस कम होगी तो उसकी डिमांड अल्टीमेटली बढ़ जाती है, सॉरी थ्योरी ऑफ डिमांड के अंदर, ठीक है। तो हमारा फिर नेक्स्ट है रोल ऑफ गवर्नमेंट। उसके बाद फिर एक होता है इसमें मनी, तो थ्योरी ऑफ मनी या डिटर्मिनेशन ऑफ मनी। इसके अंदर हम ये देखेंगे मनी एक्चुअली क्या है। तो मनी इंडिविजुअल को मिलता है, वो अर्न करता है, लेकिन मनी का डिटर्मिनेशन, मनी का सप्लाई, मनी होता क्या है, किस किस टाइप की मनी हो, तो कैसे डिटरमाइन होता है, ये सारा का सारा हम पढ़ेंगे किसमें, मैक्रो इकोनॉमिक्स में। तो डिटर्मिनेशन ऑफ मनी, मनी कैसे होता है, मनी सप्लाई किस तरह से बढ़ता है और कम होता है, कौन कौन सी मनी होती है, कैसे आपकी इकोनॉमी में क्रेडिट क्रिएशन होता है। अगर मैं कहूं कि भाई आपकी इकोनॉमी में अभी 10 लाख करोड़ रुपया पूरा इकोनॉमी में है, और अगर आप कैश कलेक्ट करने जाएंगे तो 10 लाख करोड़ रुपया एक्चुअली नहीं निकलेगा, क्योंकि होता क्या है कि वही क्रेडिट क्रिएशन होता है, सेम मनी बार बार इकोनॉमी के अंदर रोटेट होता है, और 1 रुपया इकोनॉमी में 5 से 6 रुपए का क्रिएशन कर देता है, तो वो क्रेडिट क्रिएशन का कंसेप्ट होता है। तो ये होगा हमारा कंसेप्ट ऑफ मनी। और उसके बाद फिर मैक्रो लेवल के ऊपर पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा हम इंटरनेशनल इकोनॉमी के बारे में बात करेंगे। एक्सचेंज रेट, एक्सचेंज रेट का मीनिंग होगा कि भाई अगर आप, भाई आज तो हम ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड के अंदर है, ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में मींस हम दूसरी कंट्रीज के प्रोडक्ट को यूज करते हैं, दूसरी कंट्रीज से इंपोर्ट करते हैं, उनको हमारे प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करते हैं। हमारे बहुत सारे लोग बाहर जाकर के जॉब करते हैं, बाहर से बहुत सारे लोग हमारी कंट्री में आकर जॉब कर रहे हैं, तो यहाँ पर मनी का लेन देन होता है। और नेचुरली जब दो कंट्रीज के बीच में कोई भी मनी का गिव एंड टेक होगा तो वहां पर प्रॉब्लम आती है किस चीज की, करेंसी की। और करेंसी दोनों कंट्रीज की अलग अलग पोजीशन पर होती है, किसी कंट्री की करेंसी स्ट्रांग होती है, किसी कंट्री की करेंसी कंपैरेटिवली वीक होती है। तो कैसे एक्सचेंज करेंगे, भाई मुझे डॉलर और रुपी को एक्सचेंज करना है, तो इस एक्सचेंज के पीछे कंसेप्ट क्या ऐसे रीजन है जिससे डॉलर की वैल्यू बढ़ती है, कौन से रीजन है जिससे डॉलर की वैल्यू कम होती है, कैसे एक्सचेंज रेट को डिटरमाइन किया जाता है, ये भी हमारे मैक्रो इकोनॉमी का स्कोप है। और उसके बाद फिर एक कंसेप्ट इसके अंदर और होता है, दैट इज द कंसेप्ट ऑफ व्हाट, बैलेंस ऑफ पेमेंट। ये बैलेंस ऑफ पेमेंट, देखिए बैलेंस ऑफ पेमेंट का मीनिंग होता है दो कंट्रीज के बीच में या हमारी कंट्री और दूसरी कंट्रीज के बीच में क्या उनको नेट अमाउंट का लेना और देना है। देखिए जैसे अगर हम बात करें इंडिया और चाइना की,
की, ठीक है। इंडिया और चाइना में बहुत जबरदस्त एक्सपोर्ट होता है, अभी ऑल टाइम हाई पर चल रहा है, ठीक है। तो इंडिया ने बहुत सारी चीजें चाइना को एक्सपोर्ट की होंगी, तो बहुत सारी चीजें हमने चाइना से इंपोर्ट भी की हैं। जो हमारा एक्सपोर्ट वो चाइना का इंपोर्ट, जो हमारा इंपोर्ट वो चाइना का एक्सपोर्ट। तो ये एक्सपोर्ट का पैसा हमें चाइना से लेना होता है, इंपोर्ट का पैसा हमें चाइना को देना होता है। लेट्स सपोज हमने, अभी मैं सिर्फ एक एग्जांपल पे बोलता हूं कि 10,000 करोड़ या 10,000 डॉलर्स का हमने क्या किया, इंपोर्ट किया, और 8,000 डॉलर्स का एक्सपोर्ट किया, तो हमें नेट चाइना को 2,000 डॉलर देने निकल रहे हैं। अब 2,000 डॉलर जाएंगे तो हमारा जो हम बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हमारा कम होगा, और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का कम होना हमारी इकोनॉमी के लिए एक पॉजिटिव और एक अच्छा साइन नहीं होता। तो कहने का मीनिंग ये कि ये हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट इज आल्सो अ पार्ट ऑफ स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो स्कोप में फर्स्ट हमारा क्या, डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, रोल ऑफ गवर्नमेंट, जनरल प्राइस लेवल, एक्सचेंज रेट, मनी। इसी के अकॉर्डिंगली हमारे चैप्टर्स भी बने पूरे मैक्रो इकोनॉमिक्स में। इस पर नेशनल इनकम, अकाउंटिंग और एग्रीगेट्स ऑफ नेशनल इनकम में पढ़ना है। उसके बाद मनी पढ़ेंगे, मनी एंड बैंकिंग, मनी से रिलेटेड ही बैंकिंग भी। उसके बाद में फिर ये इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट आएगा, जिसमें हमारा एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई ये आ जाएगा। और उसके बाद जनरल प्राइस लेवल के अंदर हमारा शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आएगा, इन्फ्लेशनरी गैप, डिफ्लेशनरी गैप, इनकम डिटर्मिनेशन एंड मल्टीप्लायर, वो सारा इसके अंदर आएगा। उसके बाद फॉरेन एक्सचेंज रेट और बैलेंस ऑफ पेमेंट करके टॉपिक, ये सब्जेक्ट हमारा ओवरऑल खत्म हो जाएगा। मींस जो इसके स्कोप्स हैं वही इसका जो है सब्जेक्ट मैटर एक्चुअली है। स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स के बाद नाउ वी विल स्टडी द सिग्निफिकेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। सिग्निफिकेंस हम किसको बोलते हैं, इंपॉर्टेंस। हमारी इकोनॉमी में मैक्रो इकोनॉमिक्स का इंपॉर्टेंस एक्चुअली क्या है। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे हमारा डिस्क्रिप्शन ऑफ द इकोनॉमी। आपकी इकोनॉमी को आपकी मैक्रो इकोनॉमिक्स डिस्क्राइब करती है कि आपकी इकोनॉमी का नेचर कैसा है। देखिए किसी भी इकोनॉमी को हम बोलें, भाई हम बोल सकते हैं कि भाई यूएस इकोनॉमी बहुत डेवलप्ड इकोनॉमी है, तो कैसे ये सब्जेक्ट मैटर किसका है, ये मैक्रो इकोनॉमी का है, माइक्रो इकोनॉमी का नहीं है। माइक्रो इकोनॉमी में तो बहुत सारे लोग और हम जैसे दोनों को कंपेयर करें, अगर हम बोले मान लें यूएस की जो पर कैपिटा इनकम है वो मान लें $50,000 से, और इंडिया की पर कैपिटा इनकम मान लें $12,000 से। अगर हम ये मान लीजिए कि मैं एक इमेजिनरी वेरिएबल दे रहा हूं उसमें, तो इसका मीनिंग ये होगा कि इससे हमें दोनों की स्टेट ऑफ इकोनॉमी मालूम पड़ती है कि भाई यूएस इकोनॉमी जो है ये अपने आप में क्या है, एक डेवलप्ड इकोनॉमी है, और इंडियन इकोनॉमी जो है ये अपने आप में बैकवर्ड इकोनॉमी है, डेवलपिंग इकोनॉमी, ऐसा बोल सकते हैं। लेकिन इसका ये मीनिंग नहीं है कि भाई आपकी यूएस के अंदर कोई बंदा पुअर होगा नहीं और इंडिया के अंदर कोई बंदा रिच नहीं होगा। इंडिया में बहुत सारे रिच क्लास के लोग भी मिलेंगे और इकोनॉमी में पुअर, और यूएस के अंदर बहुत सारे गरीब लोग भी मिलेंगे, ऐसा नहीं होता, ठीक है, फाइन। तो कहने का मीनिंग ये कि ये आपके स्टेट ऑफ इकोनॉमी को शो करती है कि आपकी इकोनॉमी का स्टेट कहां स्टैंड करती है। इंडिविजुअल लेवल के ऊपर बात नहीं करेगी, ओवरऑल इकोनॉमी के बारे में बताएगी कि भाई आप जैसे हम आपके इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में एक चैप्टर आता है इंडिया, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश कंपैरेटिव स्टडी। उसके अंदर हम तीनों कंट्री की कंपैरेटिव स्टडी करते हैं कि हम कहां से चले थे और आज कहां पर हैं, किस लेवल के ऊपर हैं, और तीनों की जो इकोनॉमिक पोजीशन है वो क्या है। तो हम ओवरऑल इकोनॉमी की बात करते हैं। हम ये बोलेंगे कि भाई चाइना इज अ प्रॉस्परस इकोनॉमी और पाकिस्तान से ज्यादा इंडिया इकोनॉमी अच्छी है, तो हम ये बोलते हैं, ये हम एग्रीगेट लेवल के ऊपर बोलते हैं, इंडिविजुअल लेवल पर नहीं। इंडिविजुअल लेवल पर हम ये बोलेंगे भाई चाइना सबसे प्रॉस्परस इकोनॉमी है, तो इसका ये मतलब नहीं कि चाइना के अंदर पुअर पीपल नहीं है, और अगर इंडिया डेवलपिंग है तो इसका ये मीनिंग नहीं है कि इंडिया के अंदर रिच पर्सन नहीं है। पाकिस्तान अगर बैकवर्ड इकोनॉमी है तो हम ये नहीं बोल सकते कि पाकिस्तान के अंदर कोई रिच क्लास पीपल नहीं होते। तो कहने का मतलब होता है कि एक ओवरऑल एक जनरल आइडिया ये देता है। इसका सिग्निफिकेंस है कि पूरी इकोनॉमी का अपने आप में एक जनरल आइडिया आपको बता देगा, जिसके अंदर गवर्नमेंट के जो डिसीजंस हैं, गवर्नमेंट जो बजट बनाती है, गवर्नमेंट का जो रोड मैप है, आगे आपके जो फर्दर या फ्यूचर ग्रोथ का जो रोड मैप है, वो भी सारा हमें इसी के अंदर डिस्क्रिप्शन ऑफ इकोनॉमी के अंदर पढ़ने को मिलता है। सेकेंड पॉइंट है हमारा इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। ये हमारा इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का मीनिंग होगा कि आपकी इकोनॉमी कितनी स्टेबल है। देखिए इकोनॉमी अच्छे से ग्रो कर रही है वो अपनी जगह, ठीक है, लेकिन इकोनॉमी में स्टेबल होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इकोनॉमी स्टेबल नहीं है तो वहां के लोग कभी भी मींस एक स्टैंडर्ड के ऊपर रहते हुए नहीं मिलेंगे। इकोनॉमी का स्टेबल होना जरूरी है, स्टेबलाइज इकोनॉमी होना चाहिए। आपके डिसीजन ऐसे ना हो जो आपकी इकोनॉमी को बहुत ज्यादा हार्मफुल हो। आपके लिए अगर डिसीजन आपकी इकोनॉमी के लिए हार्मफुल होंगे तो इकोनॉमी भी कभी भी स्टेबल नहीं होगी। मालूम पड़ा एक साल के अंदर इकोनॉमी बहुत ग्रो कर गई, नेक्स्ट ईयर में गवर्नमेंट का कोई ऐसा डिसीजन आ गया जिससे इकोनॉमी फिर से डाउन हो गई। तो कहने का मीनिंग अल्टीमेटली होता है कि हमारी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इज आल्सो इंपॉर्टेंट। आपकी इकोनॉमी स्टेबल होना चाहिए, और ये स्टेबिलिटी जो होती है सारे किससे होती है, आपके गवर्नमेंट डिसीजन से। क्योंकि इकोनॉमिक डिसीजन जो मैक्रो इकोनॉमिक डिसीजन है वो कभी भी कोई इंडिविजुअल बंदा नहीं
नहीं ले सकता, ये गवर्नमेंट ही लेगी और उसके अंदर गवर्नमेंट की मॉनेटरी पॉलिसी भी आ जाएगी, गवर्नमेंट के बजट्स भी आ जाएंगे, सारे अपने अल्टीमेटली आ जाते हैं। थर्ड पॉइंट है इसमें रोड मैप ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, रोड मैप ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये रोड मैप प्रोवाइड करता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का। मैंने आपसे कहा, फिर वही पॉइंट रिपीट हो रहा है कि भाई ग्रोथ एंड डेवलपमेंट किससे आएगा? आपके मैक्रो इकोनॉमिकल डिसीजन से। आप जितने भी मैक्रो इकोनॉमिकल डिसीजंस लेंगे, अब मैक्रो इकोनॉमिकल डिसीजन लेने वाली बॉडी कौन है? गवर्नमेंट है, और गवर्नमेंट के बिहाफ पर मॉनेटरी पॉलिसी बनाने वाली आरबीआई है या सेबी है, या इस तरह से जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, ये मैक्रो इकोनॉमिकल डिसीजंस एक्चुअली लेती हैं। इनके मैक्रो इकोनॉमिकल डिसीजन पर फर्क पड़ेगा कि आपकी इकोनॉमी कितनी ग्रो करने वाली है। अगर इनके डिसीजंस प्रॉपर हैं गवर्नमेंट के, तो आपकी इकोनॉमी ग्रो करेगी, और इकोनॉमिक पॉलिसीज अगर गड़बड़ है तो आपकी इकोनॉमी ग्रो नहीं करती। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि आप हाई टैक्सेस इंपोज कर दें। जब हाई टैक्सेस इंपोज करेंगे तो प्रोडक्ट महंगा तो कंजम्पशन कम, तो एग्रीगेट डिमांड कम तो इकोनॉमी फिर रिसेशन में। कहने का अल्टीमेटली मीनिंग, और फिर जैसे ये आरबीआई है, मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है, मनी सप्लाई अगर बहुत बढ़ा देगा, मनी सप्लाई कम कर देगा, तो इससे इकोनॉमी ग्रो करेगी या महंगाई बढ़ेगी, इन्फ्लेशन होगा या नहीं होगा। मींस ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो रोड मैप है वो कौन देता है? हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स के थ्रू ही मिलता है। मैक्रो इकोनॉमिकल मॉडल को देखकर ही हम उसको समझते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर है प्रॉब्लम्स ऑफ पावर्टी। ये पावर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट को पढ़ता है। जिससे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट और पावर्टी को ये स्टडी करेगा, अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, अब मैंने अभी आपको बताया कि अनएम्प्लॉयमेंट और पावर्टी का रिलेशनशिप होता है। अगर लोग अनएम्प्लॉयड होंगे तो नेचुरली वो पुअर होना स्टार्ट हो जाएंगे। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि मान लीजिए कि गवर्नमेंट अगर टैक्सेस बढ़ा दे, हाई टैक्सेस की वजह से क्या होगा? प्रोडक्ट महंगा हो जाएगा। प्रोडक्ट महंगा होगा, हाई टैक्सेस लिए तो प्रोडक्ट विल बिकम डियरर होगा तो उसकी एग्रीगेट डिमांड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगी तो एग्रीगेट सप्लाई बढ़ जाएगी। एग्रीगेट सप्लाई बढ़ जाएगी तो अनसोल्ड स्टॉक बचेगा। अनसोल्ड स्टॉक बचेगा तो कंपनी इसको क्लियर करने के लिए फर्दर प्रोडक्शन को रोक देगी। फर्दर प्रोडक्शन को रोकेगी तो अपने शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम के अंदर अपने बहुत सारे वर्कर्स को फायर कर देगी, और जैसे ही फायर करेगी तो इकोनॉमी में क्या होगा? अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, और अनएम्प्लॉयमेंट के साथ में क्या बढ़ेगी? पावर्टी बढ़ेगी। तो इसका भी एक अपने आप में सिग्निफिकेंस है। पूरा चेन रूल है। क्या देखते हैं हम इसके अंदर? प्रॉब्लम्स ऑफ पावर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। फिर उसके बाद एक होता है, इसमें मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, इंटरनेशनल बिजनेस का बैलेंस ऑफ पेमेंट की प्रॉब्लम। अब ये बैलेंस ऑफ पेमेंट कहने को बहुत छोटा सा पॉइंट लगता है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि मान लीजिए कि आप इंडिया और चाइना की बात करते हैं, सिर्फ अभी मैं 2 कंट्री की बात करता हूं, और इनके बीच के जो रिलेशन हैं, जो पेमेंट लेना देना है, वो बैलेंस ऑफ पेमेंट में आता है। मैं बहुत एलाबोरेट नहीं कर रहा, सिंपल सा बोल रहा हूं कि भाई इंडिया चाइना को गुड्स देती है तो ये क्या कहलाता है? इंडिया का एक्सपोर्ट, और कुछ गुड्स उससे लेती है, ये कहलाएगा इंडिया का इंपोर्ट। जब आप इंडिया से कोई गुड्स एक्सपोर्ट होगा तो नेचुरली उसके अंदर इनफ्लो फॉरेन करेंसी, जो फॉरेन एक्सचेंज है, फॉरेन एक्सचेंज हमारे पास इनफ्लो होगा। इंपोर्ट होगा तो फॉरेन एक्सचेंज का आउटफ्लो होगा। अब आप देखिए, मान लीजिए अगर आपने 1000 करोड़ का एक्सपोर्ट किया तो आपके पास 1000 करोड़ का इनफ्लो आया, पॉजिटिव है, और आपने यहीं पर ही 1800 करोड़ का इंपोर्ट कर दिया, तो ये आउटफ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी था। तो आपके पास नेट बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है 800 करोड़ का डेफिसिट बीओपी हो जाएगा। अब डेफिसिट बीओपी मींस आपको उनको 800 करोड़, और ये डॉलर्स में होता है यूजुअली, 800 करोड़ डॉलर का आपको चाइना को पेमेंट करना है। और जब आप 800 करोड़ का पेमेंट करेंगे तो वो आउट ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ऑफ सेंट्रल बैंक करेंगे, तो आपको इतने पैसे का अरेंजमेंट करना पड़ेगा। आपका फॉरेन एक्सचेंज क्या होगा? आपके यहां से ड्रेन आउट होगा, आपका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कम होगा। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कम होगा तो इससे आपके डॉलर की प्राइसेस बढ़ जाएंगी। मींस ये एक दूसरे से लिंक्ड है सारे के सारे उसमें। तो एक सिग्निफिकेंस हमारा ये होता है कि हम उसमें बैलेंस ऑफ पेमेंट का स्टेटस भी पढ़ते हैं। और इसी सब चीजों से हमारा लास्ट में गवर्नमेंट की आती है पॉलिसी फॉर्मुलेशन। गवर्नमेंट किस तरह से आपकी इकोनॉमिक पॉलिसीज को डिटरमाइन करेगी। मनी सप्लाई की पॉलिसीज कैसी होंगी, बैंकिंग की पॉलिसीज कैसी होंगी, एम्प्लॉयमेंट की पॉलिसीज कैसी होंगी, टैक्सेशन पॉलिसीज कैसी होगी, फिस्कल पॉलिसीज, मॉनेटरी पॉलिसीज, सारी की सारी गवर्नमेंट की पॉलिसीज इन्हीं फैक्टर्स के ऊपर अल्टीमेटली डिपेंड करती है। तो ये थे हमारे स्कोप एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। आई होप आपको ये क्लियर हो गए होंगे। स्टिल अगर आपको कोई क्वेरी या डाउट लगता है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगता है तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को हिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस इज नजीब हाशमी साइनिंग ऑफ फ्रॉम नजीब हाशमी's अकेडमी। थैंक यू।